हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में और ये कोर्स बहुत ही क्रिस्प रहेगा। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो नीट रिलेटेड होंगे। नीट में जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इवन दो वो थ्योरी है, इवन दो वो न्यूमेरिकल है, चाहे थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो, उतनी चीज़ें मैं यहाँ कवर कर दूंगा। उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ज़्यादा इस कोर्स में डूबने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई आप एडवांस लेवल तक जाए, जेई लेवल तक जाए, उतनी हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना यहाँ लिख दूंगा सिर्फ उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला। अच्छा, हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारी यूजीन्स थ्योरी से। ठीक है, तो यूजीन ने क्या कहा? यूजीन ने कहा कि इफ देर इज अ पार्टिकल, ठीक है, if there is a particle then it emits light in the form of wave। ये यूजीन ने बोला कि भाई कोई भी पार्टिकल है तो वो वेव की फॉर्म में लाइट को एमिट करता है। इज दैट क्लियर? यहां पर यह बताने की कोशिश करी जा रही थी कि लाइट कुछ नहीं है, लाइट एक वेव है। अब तुम जानना चाहोगे कि भाई वेव क्या होता है। ठीक है, तो वेव का मतलब होता है प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस। प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस इज कॉल्ड एज वेव। वेव के अंदर क्या क्या प्रोपोगेट होता है, क्या क्या ट्रांसफर होता है, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, इसके अंदर एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो जाती है। दूसरी चीज, इसके अंदर मोमेंटम भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन याद रखना, यहां पर मास का ट्रांसफर नहीं होता। तो क्वेश्चन बिल्कुल तुम्हारे पास ऐसे आ सकता है, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर ले लो, 11th क्लास का वेव चैप्टर ले लो या 12th क्लास का वेव ऑप्टिक्स ले लो, वो तुमसे एक चीज पूछेगा कि भाई देखो, जो हमारे पास पैरामीटर्स दे रखे हैं उनमें से कौन सा पैरामीटर ट्रांसफरेबल है वेव के अंदर। मैं यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन बना देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बीइंग ट्रांसफर्ड इन वेव। क्या क्या चीजें वेव के अंदर ट्रांसफर होती है? पहला, मोमेंटम। दूसरा, एनर्जी एंड मोमेंटम। तीसरा क्या लिख देगा हमारे पास? एनर्जी ओनली। चौथा, मास। तो हमारे को क्या लिखना है कि भाई एनर्जी एंड मोमेंटम, दीज टू थिंग्स आर विच आर बीइंग ट्रांसफर्ड इन अ वेव। वेव के अंदर ये चीजें क्या होती है? ट्रांसफर होती है। अब हमने यहां पर दो चीजें कवर कर ली फटाफट से, यूजीन थ्योरी, डेफिनेशन ऑफ वेव। अब जो दूसरी चीज कवर करनी है वो करनी है वेव फ्रंट्स और इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर वेव फ्रंट की, वेव फ्रंट देखो, जो हमारी वेव होती है, मैं एक बेसिक वेव का एग्जांपल ले लेता हूं। पानी की बूंदे देखिए, जब बारिश में दिखाते हैं, कहीं पर भी सीन दिखाते हैं, तो वहां पर पानी की बूंदे टपकती हैं और पानी के अंदर रिपल्स क्रिएट करती है। वो जो सर्कुलर रिपल्स होते हैं वही तुम्हारे वेव फ्रंट है। समुद्र की लहरें तुम्हारा वेव फ्रंट होती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वेव फ्रंट होता क्या है? वेव फ्रंट कलेक्शन है, लोकस है। वेव फ्रंट क्या है? लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टिकल्स। कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टिकल्स। ठीक है, वो लोकस है किसका? ऑफ ऑल द पार्टिकल्स which are vibrating in same phase। ये बात क्लियर है? जैसे मैं तुम्हारे लिए बना देता हूं, जैसे मान लो तुमने स्टेशनरी पानी के अंदर यहां पत्थर फेंका, ये तुम्हारी डिस्टरबेंस है, वो डिस्टरबेंस आगे की तरफ गई। ठीक है, तो यहां पर रिपल्स क्रिएट हो गए। ये एक रिपल है, ये दूसरा रिपल है। तो ये जो पहला रिपल है, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स आ रहे होंगे वो सब सेम फेज से क्या कर रहे होंगे? वाइब्रेट कर रहे होंगे। यहां पर फेज 1 होगा। अभी के लिए फेज को हम एंगल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 11th क्लास में हमने पढ़ा ही है, फेज को हम एंगल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी के लिए बेसिक मोटा मोटा ये मानकर चलो, फेज क्या है? एंगल है अभी के लिए। अगर नहीं पता तो बाद में हम बता देंगे फेज क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी है। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये किसी फेज 2 से क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। यहां तक ये बात क्लियर है?
यहां पर फेज 1 और फेज 2 सेम नहीं होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। फेज 1 अलग होगा, फेज 2 अलग होगा। यहां तक बात क्लियर है। लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर सर्कल फेज 1 विल बी इक्वल, सब पार्टिकल्स के पास फेज 1 ही होगा। फॉर दिस पर्टिकुलर सर्कल इन सब पार्टिकल्स के पास क्या होगा, फेज 2 होगा। ये हमारे पास वेव फ्रंट की एक बेसिक डेफिनेशन आ गई। देन हमारे को करना है कि भाई जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव फ्रंट की वो क्या होती है। देखो वेव फ्रंट क्या होता है, यहां से जनरेट होता है और फिर बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाता है। ये बात क्लियर है। ये जो लोकस होगा, ये तुम देखते हो ना, ये रिपल्स बड़े होने लग जाते हैं, बड़े, ठीक है। तो इसका मतलब है वेव फ्रंट बड़ा बड़ा हो रहा है। अब होता क्या है, ये जो वेव फ्रंट है इसकी जो वेलोसिटी होती है, अगर हम बात करें, इसकी वेलोसिटी वही होती है जो वेव की वेलोसिटी होती है। तो यहां पर तुम लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव। जिस वेलोसिटी से वेव फ्रंट आगे की तरफ जा रहा है वो वेव की वेलोसिटी के बराबर होती है। दूसरी बात जो अभी हमने यहां पर बात बोली कि अगर हम एक पर्टिकुलर वेव फ्रंट लेते हैं तो उनका जितना भी फेज डिफरेंस होगा, जितने भी पार्टिकल्स उस वेव फ्रंट में आ रहे होंगे, सबका फेज डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो पार्टिकल्स विच आर मेंबर ऑफ यूनिक सिंगल वेव फ्रंट, और ये कह सकते हो और विच हैव सेम वेव फ्रंट, ऐसे वो सारे पार्टिकल जिनका वेव फ्रंट क्या है, सेम है, दे ऑल वाइब्रेट इन सेम फेज। यहां तक ये बात क्लियर है। वो सारे के सारे क्या करते हैं, एक सेम फेज के अंदर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। यहां तक ये 2 पॉइंट लिखो, फिर आगे और लिखवाता हूं क्योंकि मुझे यहां से थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। तो तुम लोगों ने वो लिख लिया होगा, बाकी की आगे की बातें हम करते हैं। अच्छा, तो सेकंड पॉइंट से ही रिलेटेड वो बात है जो कि मेनली आती है क्वेश्चन बनकर। तो हमने कहा कि जो हमारा वेव फ्रंट होता है वो वेव की स्पीड से जाता है। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पर ध्यान से समझना इस चीज़ को। हुआ क्या कि हमारे पास 2 टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होता है आइसोट्रॉपिक और एक होता है अनीसोट्रॉपिक। मैं केमिस्ट्री वाला नहीं हूँ, ठीक है, ये काम तुम्हारे है, अपने आप पढ़ना आइसोट्रॉपिक अनीसोट्रॉपिक क्या होता है। 2 मिनट का काम है, तुम पढ़ लोगे। खैर मेन चीज़ पर आते हैं। आइसोट्रॉपिक और अनीसोट्रॉपिक जो हमने अभी बात करी थी ना सेकंड पॉइंट की, वो आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल है कि वेव फ्रंट्स जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे। यहां पर ये लिख लो, वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सेम स्पीड के साथ जाएंगे। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल में सेम डायरेक्शन सेम स्पीड रहती है, अनीसोट्रॉपिक मटेरियल में डिफरेंट डायरेक्शन और स्पीड भी क्या हो जाती है हमारी, डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंट स्पीड। एक और चीज इसकी, एक और प्रॉपर्टी है वेव फ्रंट की। देखो याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड करी थी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेसेस, याद आया। तो तुम्हें याद होगा, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज का, एक पॉइंट चार्ज हमने क्यों ले लिया, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक सरफेसेस बनाना शुरू करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेसेस, तो वो कैसे बनते थे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते थे, है ना। और जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो हमेशा ऐसे जाती थी, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। तो बिल्कुल यहां पर भी वही केस चल रहा है कि भाई ये हो गए हमारे वेव फ्रंट और ये हो गई हमारी लाइट रे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी लाइट रे की तरह हो गई, और जो हमारे बेसिकली वेव फ्रंट हो गए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेसेस की तरह हो गए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा वेव फ्रंट होगा ये हमारा बेसिकली क्या है, वेव फ्रंट है। अगर हम वेव फ्रंट के टेंजेंट बनाए, जैसे मैं यहीं पर ले लेता हूँ, जैसे मान लो यही स्पेरिकल वेव फ्रंट में ले रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, टेंजेंट बनाऊंगा, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमेशा हमारी क्या जाएगी, लाइट रे जा रही होगी। ये हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, जो हमारी लाइट रे होगी वो वेव फ्रंट के टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। ये कंसेप्चुअल में बिल्कुल आ सकता है, वो तुम लोगों से पूछ सकता है कि फाइंड द एंगल, तुम्हें बोल देगा सीधा ऑर्थोगोनल। क्या, ऑर्थोगोनल 90 डिग्री, ठीक है, सब लोग बोलते हैं 90 डिग्री, लेकिन हम जेंटलमैन वे में बोलेंगे, ठीक है।
हमें आता है, हम पढ़े लिखे हैं, तो हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल 90 डिग्री, बात तो एक ही है। क्या है, तो ये दो चीजें लिख लेना, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारा चौथा पॉइंट हो जाएगा कि लाइट रे और टेंजेंट, टेंजेंट टू वेव फ्रंट कितने डिग्री के एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। अब जब हमारे पास ये सारी बातें हो चुकी हैं, क्या एक हमें बात करनी चाहिए कि ये जो ह्यूजीन थ्योरी है तो ये थ्योरी, मैं क्लास में कितनी बार बोलता रहता हूँ, थ्योरी है, लॉ नहीं है। तो इसका मतलब ये एक सिमटे हुई चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है, सिमटी हुई चीज़ों तक को ये बता सकता है, उसके आगे ये नहीं जा सकता। ठीक है, हम उसके बारे में बात करते हैं क्या क्या बता सकता है। पहले, इट इज़ एप्लीकेबल टू, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होता है, देखो, डायफ्रैक्शन, दूसरा इंटरफेरेंस, तीसरा रिफ्लेक्शन, चौथा रिफ्रैक्शन, और योर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ठीक है, ये सारी चीजें ये बता सकता है। इवन पांचवें छठे में तुम ये भी लिख सकते हो, इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन कि जो लाइट रे होती है हमारी, या लाइट वेव होती है, जब वो डेंसर मीडियम में जाती है, क्यों वो स्लोअर हो जाती है, रेयर मीडियम में जाती है, क्यों वो फास्टर हो जाती है। तो वैसे भी वो बता ही देगा, ऑब्वियसली वो रिफ्रैक्शन के बारे में बता रहा है, तो उससे रिलेटेड जो स्टफ होगा वो ऑब्वियसली क्या है, बता ही देगा। ठीक है, इतने ये लिख लो, देन हम फिर आगे शुरू करते हैं। क्या नहीं ये बता सकता, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बता सकता, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रखना, इसे लिख लेना, आइसोट्रॉपिक अनिसोट्रॉपिक वाली बात इंपॉर्टेंट है, क्या ये बता सकता है वो वाली बात इंपॉर्टेंट है, क्या ये नहीं बता सकता वो वाली बात इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के अंदर यहीं पर से आएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। तो वेव फ्रंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सब पढ़ ली, कौन कौन से वेव फ्रंट पूछे जाते हैं, क्या क्या उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, हमारे पास कुछ कैटेगराइजेशन होती है, जैसे सबसे पहला स्पेरिकल, ठीक है, दूसरा सिलेंड्रिकल, तीसरा हमारे पास कौन सा हो गया, प्लेन नॉर्मल, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये तीनों वेव फ्रंट हमसे पूछे जाते हैं और इन्हीं के ऊपर बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक और बात, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो पहली चीज़ है डायग्राम पूछा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है डायग्राम के साथ तुमसे पूछेगा इंटेंसिटी, वो अभी हम बात कर लेंगे। तीसरी एम्पलीट्यूड। ये तीन चीज़ें हैं जो यहाँ पर से क्वेश्चन बना सकती है। ठीक है, थ्योरी का क्वेश्चन बता दिया, अब ये वाली चीज़ें बता देता हूँ क्या होती है। स्पेरिकल के बारे में पहले हम बात करते हैं। स्पेरिकल में क्या होता है, एक पॉइंट सोर्स होता है, और पॉइंट सोर्स अपने अराउंड स्पेरिकल वेव फ्रंट्स बनाने शुरू कर देता है। तुम्हारे को 2D में कंसेंट्रिक सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये क्या है, स्पेरिकल वेव फ्रंट है। पॉइंट सोर्स कैसा हो गया, जैसे तुम्हारे लाइट का बल्ब होता है, ठीक है, वो तुम्हारा पॉइंट सोर्स हो गया, उसकी लाइट रेज ऐसे जाती हैं, ये लाइट रेज जा रही हैं, और ये हमारे क्या बन गए हैं, स्पेरिकल वेव फ्रंट बन गए हैं। इज दैट क्लियर। तो पहली चीज हो गई। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, डायग्राम हमने यहाँ पर कर लिया कंप्लीट, पूछेगा इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड तुम्हें समझना है। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं तुम्हारे को बताऊं, इंटेंसिटी का मतलब होता है तेज। तेज का मतलब जानते हो, जैसे रोशनी होती है ना, रोशनी देखते हो, अरे बड़ी धूप पड़ रही है, बड़ी तेज धूप पड़ रही है, इंटेंसिटी, वो जो तेज है उसी को तो तुम इंटेंसिटी कहते हो। अरे बड़ी इंटेंस धूप पड़ रही है ना, साउथ दिल्ली के जो लोग होंगे, ठीक है, वो मतलब हम तो जमुना पार के, भाई जमुना पार वाले क्या बोलेंगे, अरे बड़ी तेज धूप निकल रही है। तो जो साउथ दिल्ली वाली होंगी वो बोलेंगे भाई बहुत इंटेंस धूप निकल रही है ना। तो यहाँ पर बात समझने की कोशिश करो, इंटेंसिटी का मतलब होता है तेज, ठीक है, प्रकाश। तो ये हो गई हमारी इंटेंसिटी। इज दैट क्लियर। अब यहां पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैं तुम्हारे को लिखवा देता हूं, ये ध्यान रखना हमेशा, ये सिर्फ यहां तक के लिए नहीं है, ये पिछले मतलब 11th क्लास में भी इंटेंसिटी से अगर कोई चीज रिलेटेड पूछी जाए तो यही फॉर्मूला लगाना है। इंटेंसिटी के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम आगे मॉडर्न 1 मॉडर्न 2 कर रहे होंगे तो उसके अंदर इंटेंसिटी के बारे में स्पेसिफिकली वहां पर पढ़ाऊंगा। अभी के लिए फॉर्मूला काफी है उतना। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर का मतलब होता है जिस पॉइंट को आप कंसिडर आउट कर रहे हो उस पॉइंट की दूरी फ्रॉम द सोर्स। इज दैट क्लियर।
distance in between the point source and the point of interest. Again, distance in between the point source and the point of interest, that is the r you have to take. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, बहुत इजी है, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंटेंसिटी बन गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड बन गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्लियर? और इसके ऊपर बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, मैं जैसे तुम्हारे को एक क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूँ, तुम लोगों ने वो लिख लिया होगा। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, वो कहेगा इंटेंसिटी एट अ सर्टेन पॉइंट 5 मीटर अवे फ्रॉम सोर्स इज I naught. Find intensity at 10 मीटर अवे। अब भाई तुम सोच रहे होंगे यार इतना आसान क्वेश्चन भी आ सकता है, यही आता है। यकीन ना हो तो PYQs को आप खंगाल कर देख लीजिएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला जिसके अंदर आपको खुद वहां पर बैठ के कुछ बनाना पड़ेगा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो हमने देखा इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला। स्टेप 1 हमेशा, स्टेप 1 क्या है, जो आपसे पूछा जाए उसका फॉर्मूला लिख दो, दैट्स इट, खत्म। स्टेप नंबर 2, अब इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करना है, कैसे? अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा उसने कहा कि एट अ सर्टेन पॉइंट 5 मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स इंटेंसिटी इज I नॉट। तो इस फॉर्मूले में लगाओ, इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है? I नॉट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन मैं एज इट इज रखूंगा, डिस्टेंस कितना है I नॉट के लिए? 5 मीटर, तो 5 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर मैं दैट इंप्लाइज मैं I नॉट को लिख सकता हूं। अच्छा देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो मान लो मैंने कांस्टेंट C लगा दिया, अपॉन में 5 का स्क्वायर विच इज 25। यहां तक ये बात क्लियर है? दूसरा, कहां पर इंटेंसिटी निकालनी है? 10 मीटर अवे, लेट अस से उस इंटेंसिटी का नाम है I डैश। कितनी दूर है? 10 मीटर। उसके लिए भी हम यहां पर क्या करेंगे? ऐसे ही लगा देंगे। सवाल ये उठता है यहां पर क्या कांस्टेंट दोनों के लिए सेम रहेगा? हाँ सेम रहेगा, क्योंकि एक ही क्वांटिटी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। या तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं तो कैपिटल G लगाते हैं, कूलम्बिक फोर्स के बारे में बात करते हैं तो K लगाते हैं, ऐसी है इंटेंसिटी है, तो यहां पर दोनों जगह कांस्टेंट सेम रहेगा। हमें क्या करना है? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आपको 2 और 1 को डिवाइड कर देना है, 2 डिवाइडेड बाय 1। इज दैट क्लियर? तो हमने यहां पर क्या लिखा? I डैश इक्वल टू C अपॉन 25, 2 और 1 को डिवाइड कर दीजिए, अपॉन I नॉट विच इज इक्वल टू, देखो अब C अपॉन 25 किसका है? I डैश का, तो इसके अपॉन क्या रहेगा? C अपॉन C अपॉन 25 I नॉट का है, सॉरी, एंड I डैश का है C अपॉन 100। तो I डैश का क्या है? C अपॉन 100, और I नॉट का क्या है? C अपॉन 25। अच्छा देखो, तुम्हें नहीं लगता ये एक मैथ्स वाली इक्वेशन बन गई, A अपॉन बी अपॉन C अपॉन डी, A अपॉन बी अपॉन C अपॉन डी। तुम लोग इसमें ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो कि सर A अपॉन बी अपॉन C अपॉन डी अगर ऐसे दे दिया जाए तो सर हमें क्या करना है? ध्यान से देखना, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, A अपॉन बी अपॉन C अपॉन डी, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, A डी अपॉन बी सी। A के साथ D आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ गया, जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो नीचे चला गया, तो AD अपॉन BC। ये बात क्लियर है? अब यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे, 25 ऊपर चला जाएगा तो 25 मल्टीप्लाई C। इज दैट क्लियर? क्योंकि 25 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला गया। इज दैट क्लियर? तो वो C के पास चला गया। 100 कहाँ आ गया? वो डिनोमिनेटर में आ गया, वो इस वाले C के पास आ गया, तो 100 इंटू C, C से C कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100। तो हम यहाँ लिखेंगे I डैश अपॉन I नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 4। I डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन 4 ऑफ I नॉट।
इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आया कि इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर 1/4 हो गई है। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, सबके लिए ऐसे क्वेश्चन एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल क्या होता है? सिलेंड्रिकल के अंदर याद रखना लाइन सोर्स होता है, लाइन सोर्स, है ना। जैसे उसके अंदर पॉइंट सोर्स था, इसके अंदर लाइन सोर्स रहेगा, और लाइन सोर्स ऐसे लाइट वेव मारेगा। जैसे याद है हमने करा था लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला एक धागा, धागा जिसमें पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस थे, याद है ऐसा करा था हमने, प्लस 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 प्लस, फिर ऐसे लंबी लंबी लाइनें मार दी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, याद आया? बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पर ये तो लाइट रेज हो गई। अब ये लाइट रे 3D में होंगी, मतलब पूरा ऐसे कवर करेगा, तो इसका क्या बनकर आ जाएगा? सिलेंडर। ये बनकर आएगा सर आपका सिलेंडर। तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या आर स्क्वायर नहीं होता, 1/r के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो एम्पलीट्यूड होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमें देखना है। अब मैं इसे मिटा देता हूं, इसे लिख लो फटाफट से। मेन चीज क्या है, हमसे क्या पूछा जाएगा? वो कहेगा फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड फॉर अ लाइन सोर्स at points 5 meter away and 10 meter away। वो कहेगा यहां पर इन दोनों पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालनी है? एम्पलीट्यूड की रेशियो निकालनी है। अब उसने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, मान लो उसने कहा A2/A1, वो ऐसे मेंशन कर देगा, फॉर द फॉलोइंग टू डिस्टेंसेस। तो हमें क्या करना है? पहले स्टेप नंबर 1 हमारे को याद रखना है फॉर्मूला क्या है। अब क्या उसने यहां पर सोर्स मेंशन करा? नहीं मेंशन करा। अब यहां पर मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, सोर्स मेंशन नहीं कर रहा, नॉर्मल हमारा पॉइंट सोर्स रहने वाला है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। सोर्स मेंशन कर दे, जैसे यहां पर वो लिख दे फॉर सिलेंड्रिकल सोर्स, या फिर वो यहां पर लिख दे कि लाइन सोर्स, या तो वो बता दे कि भैया देखो लाइन सोर्स था। अगर उसने क्वेश्चन में लिख कर दे दिया फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड फॉर अ सोर्स एट पॉइंट 5 मीटर अवे एंड 10 मीटर अवे, अगर उसने यहां पर कुछ मेंशन नहीं कर रखा, तो याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे मिस आउट कर जाते हैं, तब तुम्हें पॉइंट सोर्स लेना है। लेकिन अगर उसने यहां पर लिख दिया लाइन सोर्स, या फिर यहां पर सिर्फ सोर्स लिखकर यहां पर लिख दिया सिलेंड्रिकल सोर्स ब्रैकेट के अंदर, तो सिलेंड्रिकल का आंसर आपको निकालना है। तो सिलेंड्रिकल के लिए एम्पलीट्यूड क्या होता है? 1/√r, ये फॉर्मूला हो गया। अब उसने कहा A2/A1 निकालो, तो अगर मैं यहाँ पर मान लो इसे प्रोपोर्शनल साइन को हटा दूं, तो कोई भी कांस्टेंट k लगा सकता हूँ। अब मुझे लिखना है A2 की वैल्यू क्या हो गई? k/r2, और A1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? k/r1। अगर मैं कर रहा हूँ A2/A1, तो ये हो जाएगी हमारे पास k/r2 अपॉन k/r1। फिर से वही सिचुएशन बन गई, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है वो नीचे की तरफ उतर जाएगा। k से k कैंसिल हो जाएगा, r1/r2। मैं यहाँ रूट चढ़ाना भूल गया, तुम लोग मत भूलना। क्यों तुम लोग मत भूलना? मुझे तो एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे ध्यान रहने वाला है, ठीक है। तो रूट चढ़ाना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। तो R1 की जो वैल्यू है आपकी, बेसिकली R1 की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है? 5 मीटर। R2 की वैल्यू कितनी ले रखी है हमने? 10 मीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? √5/10, दैट इज 1/√2। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। इंटेंसिटी का पूछो तो इंटेंसिटी का आंसर निकाल लेना, ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं है। यहीं पर मैं क्विकली डिस्कस कर देता हूँ कि प्लेन का आंसर क्या होगा। देखो प्लेन वेव फ्रंट जो होते हैं, ये आपकी लाइट रे जा रही है। याद है हमने थिन शीट ऑफ चार्ज करा था, थिन शीट ऑफ चार्ज, सेम वही आंसर इसका भी रहेगा। अगर तुम्हारे पास प्लेन वेव फ्रंट है तो वो ऐसे दिखते हैं। मैं तुम्हें इसलिए इलेक्ट्रोस्टैट से ये रिलेट करवा रहा हूँ क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम उसी में खपाता है, और बेसिकली
अगर उसमें इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करा है तो क्यों ना उससे ही हम रिटर्न्स निकालें अपने सारे के सारे। तो मज़ेदार बात है कि नहीं। तो ये प्लेन वेव फ्रंट हो गए तुम्हारे, बिल्कुल जैसे थिन शीट ऑफ चार्ज वाले हमारे जो हमने सॉल्यूशंस करे थे, जो हमने डायग्राम करे थे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी उसकी, और ये प्लेट थी हमारी, तो प्लेट जैसे दिखेंगे, तभी तो इसे कहा जाता है प्लेन वेव फ्रंट। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि भाई इसके अंदर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो इसकी इंटेंसिटी इनवेरिएंट रहती है। इंटेंसिटी 1, इंटेंसिटी 2, इंटेंसिटी 3, जितनी भी इंटेंसिटी है वो सारी की सारी सेम रहने वाली है। ऐसी एम्पलीट्यूड्स भी क्या है, सारे के सारे सेम रहने वाले हैं। लेकिन अभी भी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के बीच में ये रिलेशन हमेशा रहने वाला है। इज दैट क्लियर। तो याद रखना सबका, मान लो ये वेव फ्रंट नंबर 1 है, ये वेव फ्रंट नंबर 2 है, इन दोनों की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड क्या है, सेम रहने वाला है। मतलब जो इसकी इंटेंसिटी वही इसकी इंटेंसिटी, जो इसका एम्पलीट्यूड वही इसका भी एम्पलीट्यूड। तो ऐसे करके बेसिकली ये सारी चीजें हमसे इस पर्टिकुलर सेक्शन में तो पूछी जा सकती है। अच्छा ठीक है, बाय द वे मैं एक चीज़ बताना भूल गया। वो है कुछ क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर ट्राई आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ वो है हमारे बेसिकली वेव फ्रंट फॉर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इस बात को। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, कन्वर्जेंट रे है, कि भाई ये लाइट रे आ रही है और कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर रही है। सिमिलरली ये तुम्हारे पास क्या होगी, डाइवर्जेंट रे हो गई। तो ऊपर वाली हम लिख देते हैं कन्वर्जेंट और नीचे वाली हम लिख देते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है। अब मान लो तुम्हारे को इसका वेव फ्रंट बनाना है, इस वाली का बन गया। तुम्हारे को इसका वेव फ्रंट बनाना है। ध्यान रखना दोनों का बिल्कुल सिमिलर दिखता है लेकिन है नहीं। और हमें ये याद करके रखना है कि इसका वेव फ्रंट देखो कैसा बन रहा है, ऐसा, और इसका वेव फ्रंट कैसा बन रहा है, ऐसा। इज दैट क्लियर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे तुम लोग बात कर रहे थे कि भाई वेव फ्रंट है, सर ने पढ़ा दिया, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा। मैं डस्टर ढूंढ रहा हूँ, तो मिल गया डस्टर। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये दो चीजें हमेशा याद रखना। एक क्वेश्चन तो ऐसा बनेगा भाई कि लेट अस से ये अपन लोग ने एक वेव फ्रंट बना दिया। दिस इज वेव फ्रंट नंबर ए, दिख रहा है, ये प्लेनर वेव फ्रंट है, प्लेन जो भी हमने करा था। ये लाइट रे है। इज दैट क्लियर। इस चीज को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ठीक है। जब पहली बार ये क्वेश्चन आया था तो भी लोग बड़े असमंजस में रह गए थे, यार इसका मतलब क्या है। इसका मतलब वही है, ये तुम्हारा वेव फ्रंट है, ये तुम्हारी वेव है, क्योंकि आपस में दोनों परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ वो कह देगा कि कोई भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, हमारे को नहीं पता कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए मैंने अमीबा टाइप का बना दिया। ठीक है। और फिर यहाँ पर जो वेव आ गई, उसका जो वेव फ्रंट बन रहा है, उसका वेव फ्रंट ऐसा बन रहा है, और फिर वो ऐसे बना देगा और यहाँ पर लिख देगा व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट, बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, कि कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज हुआ है जिसकी वजह से ये वाला वेव फ्रंट हमारे को देखने को मिल रहा है। अच्छा एक बात खुद सोचो, ये वाला वेव फ्रंट किसका था, अभी अभी जो हमने करा था, कन्वर्जेंट रे का। तभी मैं कह रहा हूँ रट कर रख लो इस चीज को, ये कन्वर्जेंट रे का वेव फ्रंट था। रे कन्वर्ज कर रही है कहीं ना कहीं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कर लिया हमने। अब खुद सोचो, लाइट रे इसके अंदर घुसी, घुसने के बाद वो कन्वर्ज कर गई, ऐसा कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था, लेंसेस। दिमाग में आ जाएगा लेंसेस थे। कौन सा लेंस था, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। तो तुम लोग कहोगे अरे सर अपने आप ही खुद आपने आंसर ले दिया, कन्वर्जेंट। ठीक है। तो कौन सा लेंस होना चाहिए, कन्वर्जेंट। तो अगर मैं इसे हटाऊं तो यहाँ पर कैसा लेंस लगना चाहिए, कन्वर्जेंट। तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होना चाहिए, लेंस, और लेंस में भी कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग मतलब तुम्हारा कन्वेक्स लेंस। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे बेसिकली एक और क्वेश्चन है, मैं तुम्हारे को बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं, मतलब थोड़ी बहुत डिस्कस करनी, थ्योरी के ऊपर ही है। तुम सोचो थ्योरी के ऊपर मैं इतने सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। अब जैसे मान लो वो कह दे कि फिर से अगेन यहाँ पर से हमारे पास क्या है, प्लेन वेव फ्रंट जा रहा है, ये रहा प्लेन वेव फ्रंट हमारा घुसा, और यहाँ पर से ऐसे मानकर चलो कि
ये ए है, ये बी है, बीच में कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब तुम सोचोगे यार मुझे कैसे पता चलेगा कि बेसिकली कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ पर तुम्हारे को ऑप्शंस दे देगा। जैसे पहला उसने ऑप्शन दे दिया लेंस, ठीक है, दूसरा ऑप्शन उसने दे दिया स्लैब, तीसरा कोई भी आलतू फालतू का ऑप्शन ले लो, जैसे तुमने ले लिया प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म, और चौथा ऑप्शन तुमने ले लिया जो कि तुम्हें पता ही है मेरा फेवरेट, नन ऑफ अबव, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रिज्म में लिख देता हूँ राइट एंगल्ड प्रिज्म, राइट एंगल्ड प्रिज्म, ठीक है। तो तुम कहोगे भाई लेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर बस ये जो फाइनल वेव फ्रंट है उसको देख लो। क्या फाइनल वेव फ्रंट कन्वर्जिंग है? नहीं। कैसा है? प्लानर है। कैसा है? प्लानर है, कन्वर्जिंग नहीं है। इसका मतलब है लेंस नहीं है, तो लेंस एक गलत ऑप्शन हो गया। क्या स्लैब हो सकती है? अब खुद सोचो स्लैब के अंदर क्या हो रहा था। मैं यहीं पर एक डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ तुम्हारे को। ये बेसिकली स्लैब है, लाइट रे ऐसे आएगी तो लाइट रे ऐसी चली जाएगी, क्योंकि लाइट रे उसके नॉर्मल आई है। लाइट रे कैसे आ रही है? उसके नॉर्मल आ रही है, तो नॉर्मल चली जाएगी। तो उसका वेव फ्रंट कभी भी तिरछा नहीं बनेगा, टेढ़ा नहीं बनेगा। स्लैब भी गलत हो गया। प्रिज्म बचा हमारे पास, प्रिज्म के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और वो भी देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि मैं इतना जनरस हूँ कि भाई ठीक है, इतना ज़्यादा क्रूर नहीं हूँ कि मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई प्रिज्म है, और वो भी राइट एंगल का, है ना। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हमारे को पता होनी चाहिए, और मैं उसका डायग्राम भी तुम्हारे को बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये रहा राइट एंगल प्रिज्म। अब लाइट रे ऐसे अंदर जाएगी, ये हमारे पास नॉर्मल होगा। ध्यान से समझना, लाइट रे ऐसे अंदर चली गई यहाँ पर, क्योंकि लाइट रे का एंगल 0 था इसलिए वो डिविएट नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट पर आएगी, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ऑब्वियसली वो क्या करेगी? डिविएट करेगी। और कैसे करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो ये नॉर्मल बनाने का तरीका तुम ध्यान से समझना। ये जो नॉर्मल है, मैंने इस लाइन AC के नॉर्मल बनाया है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ये बात समझ आई? अब इसके क्या करोगे? डाइवर्जेंट, इससे डाइवर्ज होता हुआ बनाओगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बन गया। अब ये तो एक रे है, ऐसी कई सारी रेज होंगी और एक दूसरे के क्या होंगी? वो सारी की सारी पैरेलल होंगी, ऐसे जा रही होंगी, जा रही होंगी, नहीं जा रही होंगी। अब पैरेलल है तो मतलब प्लेनर वेव फ्रंट बनाएंगी। देखो कुछ कुछ वैसा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता। तो हमें ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला है, वो चाहता है कि तुम्हारे को फंसाए कंसेप्चुअल लेवल पर ही, तो वो ऐसे थ्योरी से बिल्कुल क्वेश्चन बनाकर आपको क्या है? दे सकता है। इसके बाद इंटरफेरेंस वगैरह करना है हमारे को, वहां से धड़ाधड़ भर भर के क्वेश्चन आते हैं, वहां से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे, इंटरफेरेंस। लेकिन तुम्हें लगता है कि बिना बेसिक्स पढ़ाए मैं इंटरफेरेंस पढ़ा दूंगा? तो ऐसा नहीं है। पहले हम किसकी बात करेंगे? जैसे मैंने 11th क्लास में कराया था, सुपर पोजिशन की। इंटरफेरेंस उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन, उसके बाद तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। तो बेसिकली सुपर पोजिशन को मैंने क्या बताया था? ये बेसिक वेक्टर एडिशन होता है, कुछ नहीं होता। ये क्या होता है? बेसिक वेक्टर एडिशन। नाम बदल दिया ताकि क्या है, बच्चे परेशान होते रहे। परेशान होने की कोई बात नहीं है, हमें पता है कि सुपर पोजिशन इज नथिंग बट इट इज बेसिक वेक्टर एडिशन। आपके पास वेक्टर्स है, उन्हें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे तुम लोगों ने करा होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, Fn वेक्टर, ये सब चलता रहेगा। तो ऐसी सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब क्या हो गया? अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया ऑफ वेव्स, तो वेव्स को ऐड कर दो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है? y1, y2, y3 एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास बेसिकली हो जाता है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। अब उसके अंदर भी बेसिकली बात आ जाती है इंटरफेरेंस की। अच्छा, इंटरफेरेंस का मतलब कोई मुझे बताएगा कि भाई ये इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? अगर मान लो तुम कुछ काम कर रहे हो और मैं उसके अंदर आके दखल देना शुरू करूं, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। इंटरफेयर करना, तुम्हारे काम में मैं क्या कर रहा हूँ? इंटरफेयर कर रहा हूँ, है ना। तो वही बेसिक शब्दों से हम इन सब चीजों को समझेंगे। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब होता है, जैसे मान लो तुम कोई काम कर रहे हो, तुम बड़े फोकस्ड हो, है ना, आराम से तुम 10-20 सवाल सॉल्व कर रहे थे और मैं आकर तुम्हें पोक करना शुरू कर दूँ, अरे क्या कर रहा है, छोड़ना, चल गेम खेलते हैं, ठीक है, रेसिडेंट इवल विलेज खेलते हैं, है ना, गॉड ऑफ वॉर खेलते हैं। तो तुम लोग दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा कि यार ये क्या बकवास करे जा रहे हैं सर,
10 क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे, ठीक है, 8 ही हो पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी एनर्जी तुम्हारी एनर्जी के साथ मिला दी। अब चाहे वो कंस्ट्रक्टिवली काम करे या डिस्ट्रक्टिवली काम करे, सोचो मैं तुम्हारे को मोटिवेट करने आ जाऊँ, ठीक है, तो अगर मैं तुम्हारे को मोटिवेट करने आ जाऊंगा तो तुम शायद जहां 10 क्वेश्चन कर रहे हो वहां 20 क्वेश्चन कर दोगे। तो वहां पर मैंने ऐसे इंटरफेयर करा कि कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करा कि तुमने अपने से अच्छा परफॉर्म करा। फिर मैं आगे खेलने के लिए तुम्हारे साथ कि तुम्हें परेशान करने के लिए तो मैंने ऐसे इंटरफेयर करा तुम्हारे साथ कि मैंने डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करा। तो मैंने अपनी एनर्जी को तुम्हारी एनर्जी में ऐड करा। ये बात समझ गए? मैंने अपनी एनर्जी को तुम्हारी एनर्जी में क्या करा, ऐड करा। जब वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुई, या तो वो अच्छे से रीडिस्ट्रीब्यूट हुई या वो गलत तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट हुई, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस का मतलब कुछ नहीं होता, इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अब तुम कहोगे सर अच्छे से एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन का और गलत तरीके से एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? पहली बात, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। एनर्जी इज नॉट बीइंग डिस्ट्रॉय, एनर्जी इज नॉट बीइंग डिस्ट्रॉयड। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब है, जैसे मान लो मैं आया, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से मोटिवेट करा, मैंने इतना अच्छे से मोटिवेट करा, तुमने अपनी सारी एनर्जी को एक पिन पॉइंट नाइफ एज की तरह फोकस करके लगा दिया और तुमने 20 क्वेश्चन कर डाले, ठीक है, तुमने सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए और तुम बिल्कुल अपने काम पर अग्रसर हो गए। ये हो गया एक रीडिस्ट्रीब्यूशन कि तुम्हारी जो एनर्जी इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस में जा रही थी, अरे 2 सेकंड के लिए फोन देख लेता हूँ, अरे 1 सेकंड के लिए ये काम कर लेता हूँ, अरे पानी पी कर ही आ जाता हूँ, ठीक है, सारे काम हटाए, पहले मेरे क्वेश्चंस होंगे। दूसरी बात, अगर मैं तुम्हारे को गलत तरीके से परेशान कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारी एनर्जी मेरे को बोलने में जाएगी, सुनाने में जाएगी, चिल्लाने में जाएगी। एनर्जी क्या हो गई, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई तुम्हारी। उसी को हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, तभी हम उसे कहते हैं इंटरफेरेंस। अब हमारे पास जो इंटरफेरेंस हो गया वो बेसिकली 2 टाइप का हो गया। पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो अब यहां पर बेसिकली समझो कंस्ट्रक्टिव का मतलब पहले क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है, थ्योरी में भी तुम्हारे काम आएगी। व्हेन द रिजल्टेंट वेव have intensity, when the resultant wave have intensity greater than the sum of intensities of the individual waves। यहां पर बात बड़ी ध्यान से समझना, we are assuming two waves, we are assuming two waves y1 and y2। यह जो दोनों वेव है जिन्हें मैं इंटरफेयर करवा रहा हूं, इसकी फ्रीक्वेंसी भी f है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या ले रहे हैं हम, f ले रहे हैं, अभी के लिए मानकर चलो दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है। इसकी इंटेंसिटी I1 ली और इसकी इंटेंसिटी हमने I2 ली, इसका एम्पलीट्यूड A1 लिया, इसका एम्पलीट्यूड हमने A2 लिया। जब तुम इन दोनों को इंटरफेयर करवाओगे एक दूसरे से, इन दोनों को साथ में ऐड करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, तो जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आएगी वो I1 और I2 के सम से बड़ी होगी। दूसरी चीज आ जाए, अगर तुमसे कोई पूछे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेम यही लाइन लिखनी है, लेकिन उसके अंदर इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ बोथ हैव इंटेंसिटी लेस देन द सम ऑफ इंडिविजुअल्स। घूम फिर के वही बात इंग्लिश के अंदर कि भाई जो इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो इनके सम से क्या होगी, कम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कोई तुमसे कंसेप्चुअली सवाल कर सकता है क्या ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कोई तुमसे ये नहीं देने वाला, तुम्हारे को ये आंसर नहीं देने वाला कि भैया इंटेंसिटी 0 हो गई है ना, तो तुम बता दोगे अरे इंटेंसिटी 0 अरे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कोई तुम्हें ऐसा सवाल नहीं देने वाला। वो कहेगा भाई 2 वेव्स है I1 I2, दोनों की रिस्पेक्टिव इंटेंसिटीज हैं,
और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो कुछ ऐसी निकल कर आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक ये लिख लो फटाफट से, मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। बनाने वाला देखो इसके अंदर कैसा क्वेश्चन बना सकता है, वो कह देगा कि भाई मान लो I1 की वैल्यू है 5 यूनिट्स और I2 की वैल्यू है हमारे पास 2 यूनिट्स। इज दैट क्लियर? वो कह देगा जो रिजल्टेंट वेव है उसकी जो इंटेंसिटी आ रही है वो आ रही है 10 यूनिट्स। क्या कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव? तो तुम दोनों को ऐड करो। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है 10 यूनिट, क्या वो कंस्ट्रक्टिव है या फिर वो डिस्ट्रक्टिव है, वो ये पूछ सकता है। तुम इन दोनों को ऐड करो। I1 की कितनी दे रखी है 5, I2 की कितनी दे रखी है 2, ऐड करा 7। 7 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो कंस्ट्रक्टिव है। 7 से बड़ा है तो क्या है? कंस्ट्रक्टिव। अगर मान लो 1 दे देता कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या है 1 है, 7 से छोटा है तो क्या है? डिस्ट्रक्टिव। ऐसे करके इसके अंदर सवाल बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ हमारे पास ये खत्म हो गया। अब हम यहाँ पर करेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट। लेकिन एनालिटिकल ट्रीटमेंट करने से पहले हम यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे बेसिकली हमारे पास हो गया, उसे क्या कहते हैं, बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं, वरना पता चला मैं वहाँ पर बोलता रहूँगा तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ये बंदा क्या बोल रहा है, सर क्या बोल रहे हैं। बेसिक टर्म्स में हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे पहली कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है वह सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। सोर्सेस विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी, बड़ी ध्यान से समझना, फ्रीक्वेंसी सेम हो, सिमिलर नहीं, ठीक है। सिमिलर फ्रीक्वेंसी कैसा भी वर्ड नहीं होता, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम। सोर्सेज विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैव ईदर कांस्टेंट फेज डिफरेंस और फेज डिफरेंस इक्वल टू 0। अब अभी मैं ये बता दूंगा, चलो छोड़ो तुम रहने दो। और 0 फेज डिफरेंस, वह सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसियां सेम हो और जिनका जो फेज डिफरेंस होता है या तो वो 0 हो या फिर वो कांस्टेंट रहे, ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें याद होगा, ये हमने पॉइंट सोर्स ले लिया, ये वेव फ्रंट ले लिया, इस वेव फ्रंट पे हमने दो छोटे छोटे सोर्सेज ले लिए, छोटे छोटे दो सोर्सेज, ये सोर्स 1 है और ये सोर्स 2 है। तो यूजीन ने हमें क्या कहा था? यूजीन ने हमें ये बोला था कि भाई ये जो वेव फ्रंट होता है इसके ऊपर जितने भी ये सारे पार्टिकल्स होते हैं ये छोटे छोटे सोर्सेज की तरह एक्ट करते हैं, और ये जितने भी सारे पार्टिकल्स होते हैं ये सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इनका फेज डिफरेंस कितना होता है? एक दूसरे से 0 होता है ना। इन सब का फेज सेम होता है। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? सोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी और सबका फेज डिफरेंस सेम रहेगा। तो मान लो इसका फेज π/4 है तो इसका फेज भी क्या रहेगा? π/4। तो अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूं 1 और 2 के बीच में तो आंसर कितना आएगा? 0। ऐसी 3 और 2 का ले लो, 3 और 2 के बीच में निकालो तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो सबके बीच का फेज डिफरेंस सेम रहने वाला है। साथ ही साथ याद रखना सब सेम फेज में वाइब्रेट, मतलब सब सेम फेज में होंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास बाद में आ गया इनकोहेरेंट। क्या होता है फिर? इनकोहेरेंट सोर्स। इनकोहेरेंट सोर्सेस का मतलब इसका बिल्कुल उल्टा, ना ही उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, फ्रीक्वेंसी तो सेम होनी ही नहीं चाहिए, नॉट सेम फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम ना हो और जिनका फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट ना रहे, ऐसे सोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इनकोहेरेंट सोर्स कहते हैं। फटाफट से ये लिखो फिर हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। अच्छा एक काम करते हैं, दो वेव्स लेकर देखते हैं। दो वेव्स क्या, तुम लोगों ने एसी तो पढ़ ही रखा है, एसी पढ़ा था नहीं पढ़ा था?
तो मैं AC को ले लूँ, AC की दो वेव्स ले लेता हूँ। मान लो ये करंट हो गया, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1। ये I1 ले लिया, या I2 ले लिया, सबको याद होगा, इतना तो याद होना ही चाहिए। देखो ये AC का करंट नंबर 1 हो गया, करंट नंबर 2 हो गया। मैंने तुम लोगों को बताया था ना, इस चीज़ को हम क्या लिखते हैं, टोटल फेस। इसे हम क्या लिखते हैं, टोटल इंस्टेंटेनियस फेस। ये टोटल फेस है तुम्हारा। ऐसे ये भी तुम्हारा क्या हो गया, टोटल फेस हो गया। फाई को हम क्या लिखते थे, इनिशियल फेस। क्या, इनिशियल फेस। फेस मतलब एंगल। इज दैट क्लियर? जब याद होगा तुम लोगों को, जब हम एसएचएम करते थे तो जो हमारा एसएचएम का मोशन होता था वो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दिखाते थे, है ना। और हम उसके अंदर इंस्टेड ऑफ कि हम पोजीशन को देखें, हम एंगल्स देखते थे, एंगुलर पोजीशन के बारे में हम बात करते थे, चर्चा करते थे, और बड़ी जल्दी अपना आंसर निकाल कर ले आया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही एंगल्स है, एंगल्स ही हैं ये तुम्हारे। इज दैट क्लियर? फेज मतलब एंगल, बात खत्म। ज़्यादा नहीं हमें पीएचडी करनी है। तुमसे कोई कहे भैया फेज का डिफरेंस क्या होता है, फेज के डिफरेंस का मतलब होता है इन दोनों एंगल का सब्सट्रैक्शन। जैसे मान लो तुमने कहा कि मैं फेज 2 माइनस फेज 1 करने वाला हूँ। पी मतलब मान लो मैंने फेज लिख दिया, पी का मतलब मैं यहाँ कह रहा हूँ फेज। तो सेकंड फेज माइनस फर्स्ट फेज, तो सेकंड का एंगल जो है उसमें से फर्स्ट का एंगल माइनस कर दो, तो ये एंगल माइनस कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, फाई 2 माइनस फाई 1। दैट्स इट, कंप्लीट, खत्म, फेज डिफरेंस खत्म। जो तुम्हारे पास दो वेव्स दे रखी होंगी उनके एंगल को माइनस कर देना, फेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, बात आ गई पाथ डिफरेंस की। भैया पाथ डिफरेंस क्या होता है? अब यार देखो, तुम क्या सोचते हो पाथ डिफरेंस क्या होगा? मान लो मैं और तुम है, हम दोनों इंस्टीट्यूट गए, मैं अपने घर से आ रहा हूँ, तुम अपने घर से आ रहे हो, है ना। अब मैं कहूँगा भाई मैंने यहाँ आने का ज़्यादा लंबा रास्ता तय किया है, तुम कहोगे सर मैं तो छोटा सा ही रास्ता तय करा था, मेरा तो बगल में ही तो घर है, 2 गली छोड़ के मेरा घर है, मैं बड़ी आराम से आ गया था, है ना। तो जो रास्ते का डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज योर पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो अगर पाथ डिफरेंस के बारे में बात करी जाए तो इट इज़ लिटरली नथिंग। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लो ये स्क्रीन है, ये सोर्स नंबर 1, ये सोर्स नंबर 2। इज दैट क्लियर? मान लो ये कोई इंटेंडेड पॉइंट है हमारा यहाँ पर, या यहाँ ले लो, यहाँ छोड़ो, तुम यहाँ ले लो, सामने ही ले लो, इस S1 के आगे। ये S1 यहाँ से यहाँ गया इस ब्लू लाइन में, बिल्कुल सीधी लाइन में गया, ब्लू लाइन में। ऐसे ही हमारा जो S2 है ये यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, अच्छा, अब हम सबको पता है किसने लंबा रास्ता तय करा, S2 वाले ने लंबा रास्ता तय करा। कितना लंबा रास्ता तय करा वो भी हमें देखना है कि भाई इसने इसके अपेक्षा में, इसके रिस्पेक्ट में कितना लंबा तय करा। तो मैं पता है क्या करता हूँ, याद है मैथ्स में एक ट्रिक होती थी, हम क्या करते थे, ये जो पाथ नंबर, ये जो पाथ है और ये जो पाथ है, मान लो ये पाथ 1 है, ये क्या है पाथ 1, और ये हमारे पास क्या है पाथ 2। हम पाथ 1 जहाँ से शुरू होता था वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते थे। इज दैट क्लियर? पाथ 2 पर, तो हमें ये पता चल जाता था हम कितना एक्स्ट्रा चले। या अगर तुम्हारे को इतना याद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक काम करो, कंपस लो। अब मेरे पास कंपस नहीं है, मान लो कंपस नहीं है, मेरे पास हाथ है, ये रहा मेरा कंपस। मैं यहाँ पर अपने पिन रखूँगा और यहाँ पर अपना अंगूठा रख दिया मैंने, देख रहे हो, मतलब मैं यहाँ पर इतना चला। अगर मैं ये चीज़ यहाँ पर नापूँ, ब्लैक वाले में मैंने एक आर्क प्रोड्यूस कर दी, पहले मैंने कंपास इतना खोल दिया। इज दैट क्लियर? फिर मैंने ये जो आर्क यहाँ पर आई, ये आर्क यहाँ मार दी, तो मुझे ये पता चल गया कि भाई ये देखो ब्लैक वाले में ये और ये डिस्टेंस तो सेम हो जाता, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम हो जाता। इज दैट क्लियर? अब परपेंडिकुलर वगैरह भूल जाओ, ये डिस्टेंस जो होता है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस होता है जो हमारा S2 सोर्स का वेव चलकर गया होता। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द पाथ डिफरेंस। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस हो गया, यहाँ पर से हमारा पाथ डिफरेंस भी क्या है, खत्म हो गया। इट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द पाथ ऑफ द टू वेव्स। अगर तुम इतना ही लिखना चाहते हो तो लिख लो, डिफरेंस बिटवीन द पाथ ऑफ टू वेव्स, बात खत्म। ओ मुझे एक चीज़ याद आ गई, क्वेश्चन इससे भी आता है तो नोट कर लो। ठीक है भाई, मान लो हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, तो जो पाथ डिफरेंस है
और ये जो फेज डिफरेंस है ये आपस में ऐसे रिलेटेड रहता है, रिलेशन इन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ये नोट कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। तो लेट अस कंसीडर दैट वी आर हैविंग टू वेव्स y1 नेमली a1 sin ओमेगा टी, ये पहली वेव आ गई, ये हमारे पास दूसरी वेव आ गई ओमेगा टी प्लस 5, और हम इन दोनों वेव्स को क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों वेव्स को कर रहे हैं ऐड एक साथ। इज दैट क्लियर? तो हमने लिखा y नेट विच इज इक्वल टू y1 प्लस y2, जैसे नॉर्मल वेक्टर्स हम ऐड करते हैं बिल्कुल वैसे ही ऐड कर रहे हैं। तो तुम्हारे को याद आ गया होगा जब भी हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर करते थे तो हमारे को रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था, और हम रिजल्टेंट ज़्यादातर किससे निकालते थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से। वो भी हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, वही हम बेसिकली यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे को उसका क्रिस्प वर्जन दूंगा, ठीक है, ताकि तुम्हारे को जल्दी से जल्दी समझ आ जाए, इतना ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, ठीक है। अब पहले तो मैं इसको दिखा देता हूँ ग्राफ में लगाकर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ y1, ये y1 का लेंथ है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, लेंथ, ये y1 की लेंथ है, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ये उसका एंगल है। तो सबसे पहले x डायरेक्शन से ओमेगा टी के एंगल पर, x डायरेक्शन से ओमेगा टी के एंगल पर हमने a1 लेंथ ले ली, तो मान लो यहाँ तक a1 है, मैंने यहाँ पर एरो हेड बना दिया और इसे लिख दिया a1। इज दैट क्लियर? अब अगर तुम ACDC कर चुके हो तो तुम्हारे को पता होगा, अगर मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर दूं, मान लो मैंने ये ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल बना दिया, तो ये A1 है जो कि हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सीधी लाइन ये वर्टिकल हो गई, परपेंडिकुलर हो गई है ना, वर्टिकल या कह लो परपेंडिकुलर हो गई। तो ये इसका क्या होता है, साइन कॉम्पोनेंट A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया, y1 आ गया। इजी है, मगर इतना ज़्यादा मैंने फिर भी कहा कि डिटेल में इतना ज़्यादा जाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे को इसलिए बता रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिट हो जाए, तो अनकॉन्शियसली भी तुम ये काम करते रहो कि हाँ यार ये तो पढ़ा था हमने, मान लो अगर इसी के ऊपर कोई क्वेश्चन बना दे, ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना यार, ये वाली लाइन y1 दिखा रही है, ये वाली लाइन तो उसकी लेंथ दिखाती है, एम्पलीट्यूड दिखाती है। अब मान लो तुम्हारे को मैं कहूँ y2 प्लॉट करना है इसी पर, तो खुद प्लॉट करना y2 का सबसे पहले एंगल प्लॉट करो ओमेगा टी प्लस 5, तो ओमेगा टी यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, उसमें 5 ऐड कर दो, कर दिया 5 ऐड, 5 ऐड करने के बाद A2 को रिप्रेजेंट कर दो, ये हो गया A2, ये लेंथ हो गई A2 की। इज दैट क्लियर? अब क्योंकि हम यहाँ बेसिकली वेक्टर एडिशन की तरह ही कर रहे हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम बना सकते हैं। इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर लाइन बनाओ, यहाँ से शुरू हो और ये जो ब्लू लाइन है इसके पैरेलल बने, ये बन गया, ये हमारा A1 आ गया। ऐसी ये जो ब्लैक लाइन है इसके पैरेलल लाइन यहाँ से बने, जिस जिस बच्चे को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन नहीं आता वो बस फॉलो करता रहे कि अब ये तुम्हारे को पैरेललोग्राम जैसा दिखने लगा है, और ये जो पैरेललोग्राम की डायगोनल होती है ये क्या हो गई, डायगोनल, ये जो डायगोनल होती है ये रिप्रेजेंट करती है रिजल्टेंट को। ये बात क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, हमारे को बेसिकली यहाँ पर एक ही चीज़ से काम है, वो है रिजल्टेंट। मैं उसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो मान लो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद करना है। अच्छा, तुम लोगों को याद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ 2ab लिखते हो ना वहाँ 2ab के साथ कॉस थीटा लगा देना, खत्म। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस थीटा। तो मुझे लगता है ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बस कॉस थीटा लगा दिया a1 a2 के साथ, तो ये तुम्हारे पास आ गया a रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब तुमने कहा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, ये डायगोनल, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब तुम जानना चाहोगे ये डायगोनल किस एंगल पर इंक्लाइंड है, ये एंगल दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू a1, ये डायगोनल किस एंगल पर इंक्लाइंड है, ये एंगल निकालना चाहते तो वो भी निकाल लो, tan अल्फा। tan का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस, रटने का तरीका बता रहा हूँ। tan का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस। तो पहले लिखो यहाँ पर, बस ऐसे लिखकर छोड़ दो, साइन ब्रैकेट डाल दिया बड़ा सा, कॉस ब्रैकेट डाल दिया। tan का मतलब होता है साइन अपॉन में कॉस। अब जो जो यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर फेज डिफरेंस आता है, इन दोनों के वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस,
पहले फेज डिफरेंस निकालो। फेज डिफरेंस मतलब इसका और इसको माइनस कर दो, फेज 2 माइनस फेज 1, फुल फेज 2 माइनस फुल फेज 1। तो अगर मैं कहूँ फेज डिफरेंस, तो दैट विल बी ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी विच इज 5। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया 5, यहाँ 5 लगा दो, लगा दिया। अब हमारे पास A1 और A2 गिवन है, A2 दिख रहा है, यहाँ ऊपर से भी और नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। और बस यहाँ पर A1, इसको पूरे को ब्रैकेट में डालो और इस पूरे ब्रैकेट को A1 के साथ ऐड कर दो, तो ये tan अल्फा का फॉर्मूला आ गया। लेकिन याद रखना ये अल्फा विद रिस्पेक्ट टू A1 है। अगर वो कहे कि इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू A1 निकालो तो दैट विल बी अल्फा। अगर वो कहे विद रिस्पेक्ट टू x निकालो इंक्लिनेशन, तो दैट विल बी ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्लियर? तो ये छोटी छोटी सटल बातें हैं जो तुम्हारे को याद होनी चाहिए, और ये वो दो फॉर्मूले हैं जो तुम्हारे को हमेशा रटे रहने चाहिए। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर ये जो cos थीटा आ रहा है, मैं बताना भूल गई, ये cos थीटा क्या है? तुम सोच रहे होंगे यार, सब सोच रहे होंगे इस वक्त cos थीटा क्या है, cos थीटा क्या है? ये cos थीटा कुछ नहीं है, ये फेज डिफरेंस है। ये cos थीटा क्या है? यहाँ पर फेज डिफरेंस है। तो याद रखना, जहां जहां पर तुम थीटा एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वहाँ फेज डिफरेंस लगाना है तुम्हारे को। तो ये तो फॉर्मूले हमेशा याद करके हमारे को रखने हैं। अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई इसी के अंदर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन दो चीज़ों की हम बात कर लेते हैं, है ना। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इन दो चीज़ों की बात करने से पहले इंटेंसिटी की बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा हमारे लिए? तो हाँ, है इंटेंसिटी की बात करना भी ज़रूरी, लेकिन हमें एक्चुअली फॉर्मूला तो पता है इंटेंसिटी का, कि भाई अगर हम यहाँ पर बात करें इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या फिर मैंने क्या पढ़ाया है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आई। तो जहां जहां पर ए है वहां अंडर रूट लगाते चलो। मान लो इसकी इंटेंसिटी I1 है और इसकी इंटेंसिटी क्या है आपके पास, I2 है। तो यहाँ ए आर जहां लिखा है वहां आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ऐसे अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू अंडर रूट, टोटल अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा। ये वाला टोटल अंडर रूट छिड़ेगा नहीं, इसे नहीं छेड़ना। A1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर क्या हुआ, I1। देखो जैसे ये है ना, ये वाला फॉर्मूला। अब अगर A1 का स्क्वायर है तो I1, A2 का स्क्वायर है तो I2। A1 लिख दिया तो अंडर रूट I1, A2 लिख दिया तो अंडर रूट I2, कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस, कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस। अब रूट रूट से काट दो, अगर रूट रिमूव कर दोगे तो मैं यहीं पर रिमूव कर देता हूं तुम्हारे लिए रूट को, ये आ गया, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल गया। अब तुमसे कोई पूछे कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, अब उसे एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा हमारा आसान हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है जब आपके cos फाई की वैल्यू +1 हो जाएगी, दैट इज आपके फाई की वैल्यू या तो 0 हो या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए। याद रखना, या तो 0 हो या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब क्या हो जाता है, जैसे 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, एटसेट्रा। इज दैट क्लियर? उसे कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो भी तुम पाथ डिफरेंस ले रहे हो, अगर मैं उसे यहाँ लगाऊं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकलेगा I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस 0 डिग्री। तुम कहोगे सर 2 पाई लिख दो, लिख दो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, तब भी आंसर +1 आना है। देखो ध्यान से समझना, कॉस कुछ भी लिखो, 0 लिखो, 2 पाई लिखो, 4 पाई लिखो, कुछ भी लिखो, आंसर हमेशा +1 ही आएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I1 I2 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है हमारी, अंडर रूट I1, बी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट I2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, नेट इंटेंसिटी विल बिकम अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, या कह लो मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम है कि नहीं?
बढ़ी हुई इंटेंसिटी। यहां तक हमारी ये बात क्लियर हुई। सेकंड, अगर कोई हमसे कहे कि भाई सर आपने तो सिर्फ इंटेंसिटी इंटेंसिटी का लिख दिया, देखो कंस्ट्रक्टिव के अंदर अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने पहले ही कहा था ना, इंटेंसिटी जो होती है वो I1 और I2 से ग्रेटर होती है। यहां पर I1 I2 दोनों है और उसके साथ एडिशनल एक टर्म ऐड हो रही है 2I1 I2, देख रहे हो। इसलिए मैं कह रहा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब I1 प्लस I2 इन दोनों को ऐड कर दो, इससे ज्यादा वैल्यू आए तुम्हारे पास इंटेंसिटी की, दैट विल बी कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इतनी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। अब ऐसी तुम्हारे को कोई पूछे भाई एम्पलीट्यूड का आंसर क्या आएगा, तो एम्पलीट्यूड में अभी हमने लिया था A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाइव। ये जो फाइव है इसकी जगह 0 डिग्री लगा दो, क्या लगा दोगे 0 डिग्री, तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2 पाई लगा दो, 4 पाई लगा दो, 6 पाई लगा दो, कोई भी इवन मल्टीपल लगा दो, आंसर हमेशा +1 आना है। ये क्या बन जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, बन गया ये फॉर्मूला। और देखो इस स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो सम होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहते हो तुम इसे, क्या कहते हो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विच इज द सम ऑफ बोथ। इज दैट क्लियर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए, और ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। अच्छा एक और फॉर्मूला मुझे पता है ध्यान आ गया जो मैं लिखवा देता हूँ। अगर मान लो ऐसे भूले भटके कोई तुमसे पूछे कि आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, या चलो एक काम करते हैं, आई एवरेज का फॉर्मूला तुम्हारे को ना बाद में पढ़ाऊंगा। एक तो आई एवरेज है और शायद एक विजिबिलिटी का कुछ है, दिमाग में नहीं आ रहा अभी। अभी बस ये लिख लो, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कंस्ट्रक्टिव हो गया। अच्छा कंस्ट्रक्टिव से एक और चीज याद आई, एक और चीज याद आई, ये लिख लिया ना, हटा देता हूँ। बहुत ही बढ़िया प्यारी चीज याद आई है, हमने यहाँ पर फेज डिफरेंस की बात कर ली, भाई पाथ डिफरेंस कौन बात करेगा। अब तुम सोचोगे यार ये फिर से कोई फॉर्मूला दे देंगे सर, नहीं। देखो फाई की वैल्यू मैंने लिखा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, कोई भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर रिलेशन लिखे इसका डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा, सिर्फ यही एक रिलेशन है जो पाथ और फेज डिफरेंस को एक साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। इज दैट क्लियर। अगर मैं इन दोनों को रिलेट करता हूँ तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इवन मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन में 2 पाई दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन में लेमडा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2। रट लो इसे, आज ही कह रहा हूँ रट लो, YDSE में बहुत काम आने वाला है ये सारी चीज़ें। और मैं ऐसी बात करता हूँ YDSE के अंदर इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2, तो वहाँ पर मत कहना, ठीक है। इसे लिख लिया, फिर हम इसे रेज कर देते हैं। यहाँ तक ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो गई भाई हमारी खत्म। अब हमारे पास क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बेसिकली क्या होता है हमारे पास, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये जो फेज डिफरेंस होता है ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर होता है। क्या होता है भाई ये, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर। अब हम इंटेंसिटी का फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे अपना जो नॉर्मली हम लिखते हैं, I1 प्लस I2 रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस ऑफ फाइव। मजेदार बात ध्यान से समझो, अब अगर तुम्हारे पास कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ गया तो हमेशा आंसर -1 देगा। और ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर कौन कौन से थे, 1 3 5 7 9 11 चलता रहेगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 -1। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखना, I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। मैंने पहले ही बोला था, देखो डेफिनेशन में मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई कंस्ट्रक्टिव के अंदर तो एडिशन से ज़्यादा आता है आंसर, डिस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होता है, I1 और I2 से कुछ कम आंसर आएगा। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, कुछ वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रही है, देख रहे हो, इसलिए इसे कहता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसका फॉर्मूला तुम खुद बना सकते हो, फॉर्मूला बनकर आएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है। तो वहां पर क्या था, अंडर रूट I1
प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ऐसे ही आप चाहे तो वो क्या नाम था एम्पलीट्यूड, उसको भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे मिनिमम लिख देता हूँ कि भाई ये मिनिमा है। अब एम्पलीट्यूड का निकालना है तो अंडर रूट ऑफ, पहले तो फॉर्मूला लिख लिया करो, देखो सबसे बढ़िया बात होती है फॉर्मूला लिखना। पहले ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव। तुम्हें पता है कॉस ऑफ फाइव की वैल्यू क्या है, -1, -1 डाल दो तो अंडर रूट ऑफ ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए वन माइनस ए टू। तो यहां पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो मिनिमम होता है, दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन टू। इज दैट क्लियर? और जो बच्चे पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं वो पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। डेल्टा एक्स अपॉन में लैम्डा, डेल्टा फाई अपॉन में 2 पाई। और ये जो डेल्टा फाई है ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, ऑड नंबर डिवाइडेड बाय 2, डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा इसे याद करें और इसे नोट करके रखें, ठीक है? इसमें इतना, फिर अब इसके न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमारे को डिस्कस करने हैं, वो डिस्कस करूंगा। जैसे कि मैंने कह रहा था कि भाई आई एवरेज की बात करूंगा। याद रखना आई एवरेज का मतलब होता है आई मैक्स प्लस आई मिनिमम डिवाइड बाय 2। सबको पता होना चाहिए फॉर्मूला। एवरेज का मतलब ये होता है दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड कर दो। आई मैक्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू होल स्क्वायर प्लस आई मिनिमम आई वन माइनस आई टू होल स्क्वायर अपॉन में 2। इसे अगर तुम ओपन अप करके आंसर लिखोगे तो ये आ जाएगा सिंपली आई वन प्लस आई टू। मैं वीडियो वॉचर्स के लिए ये छोड़ देता हूँ कि आई वन प्लस आई टू अपने आप प्रूव करो। ऐसे ही चाहो तो तुम इसे एम्पलीट्यूड के लिए भी प्रूव कर सकते हो। भाई देखो तुम जानते ही हो कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, अगर एम्पलीट्यूड की टर्म्स में लिखना है। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? और एक दूसरी चीज़ हम ले लेते हैं, वो हमेशा ना ये तो ये मान लो ये आना ही आना है, ये आना ही आना है, ये ना आए तो भाई इस चैप्टर से फिर तो बेकार है। ये आना ही आना है, ये ऐसी चीज़ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आई मैक्स कितना होता है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम की रेशो। आई मैक्स आई वन प्लस आई टू का स्क्वायर, आई मिनिमम आई वन माइनस आई टू का होल स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म। ये रेशो हमेशा आनी है, रटी रहनी चाहिए। फिर आ जाता है हमारे पास एक और चीज़ है, मैं भूल गया पता नहीं क्या, फ्रिंज विजिबिलिटी। हाँ यही होगा, कभी नहीं आया आज तक। तो तुम सोच रहे होंगे फिर आएगा नहीं क्या, आ सकता है, इसलिए ही करवा रहा हूँ। नहीं आया क्या पता पूछ ले। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम इंटू 100, दैट इज योर फ्रिंज विजिबिलिटी। तो बेसिकली इतनी चीज़ें हैं जो हमारे को याद करके रखनी है कि भाई ये वो कुछ ऐसी चीज़ फॉर्मूले हैं जो कि हमेशा पूछे जा सकते हैं, हमेशा आ सकते हैं। ओ बाय द वे एक और फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला। देखो इंटेंसिटी विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और विड्थ एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। ऐसी इंटेंसिटी भी एम्पलीट्यूड स्क्वायर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो जैसा कि मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे कब क्या चीज़ ध्यान आ जाए, है ना? ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आया, फाइंड द रेशो ऑफ आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, फाइंड द रेशो ऑफ आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम इफ आई वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई टू। आई वन कितना दे रखा है, 2 टाइम्स ऑफ आई टू। अब एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ना,
भाई मान लो जैसे पी वाई क्यू के अंदर तुम्हारे को क्या दे रखा था, आई वन अपॉन में आई टू इक्वल टू एन। पी वाई क्यू में अगर जाओगे नीट के अंदर जो क्वेश्चन आया था ये आया था, मैंने एन की जगह टू ले लिया, बात तो एक ही है। तो यही लिखोगे तुम, आई मैक्स आई मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट आई वन मतलब ये कितना हो जाएगा, रूट टू टाइम्स ऑफ आई नॉट प्लस अंडर रूट आई नॉट होल स्क्वायर अपॉन में नीचे वाला क्या हो जाएगा, रूट टू आई नॉट माइनस आई नॉट। अगेन फॉर्मूला लिखा, इतना हमारा फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए। फॉर्मूला लिखने के बाद बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करी कि भाई हमारे को पता है आई वन की वैल्यू कितनी दे रखी है, टू टाइम्स ऑफ आई टू, वो वहाँ पर हमने क्या कर दी, सब्सटीट्यूट कर दी। उसके बाद जो अननेसेसरी वेरिएबल्स है जैसे आई नॉट आई नॉट आई नॉट आई नॉट, हर जगह आई नॉट दिख रहा है, उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, वैसे भी वो बचने नहीं वाला। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ, टाइम पास क्वेश्चन हो जाते हैं ये सारे के सारे, पता है क्यों, कैलकुलेशंस है, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है वो कर लेगा, जिसकी नहीं है वो करता रह जाएगा, मगर कर सब लेंगे, छोड़ना इस क्वेश्चन को नहीं है। आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम की वैल्यू मान लो उसने टू दे दी और कह रहा है फाइंड आई वन अपॉन में आई टू, आई वन अपॉन में आई टू फाइंड आउट करो। फॉर्मूला लिखो पहले, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर, यही है मैक्सिमा अपॉन में मिनिमा, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, टू। आई मैक्स का फॉर्मूला ये रहा, आई मिनिमम का फॉर्मूला ये रहा, इक्वल टू टू। यहां स्क्वायर चढ़ा है, दोनों तरफ रूट चढ़ा दो, ये लो सर, दोनों तरफ क्या चढ़ा दी, रूट। रूट क्या करेगा, स्क्वायर को काट देगा, रूट क्या करेगा, स्क्वायर को काट देगा, इसे भी और इसे भी। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आई वन प्लस आई टू अपॉन में अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू इक्वल टू रूट टू। क्लियर। अब क्या करो, तुम्हारे को आंसर क्या निकालना है, आई वन अपॉन में आई टू ना, ऊपर और नीचे अंडर रूट आई टू से डिवाइड कर दो। सवाल, अंडर रूट आई टू से मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, जवाब कि भाई सिंप्लीफाई करना है, ये बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है। सवाल, सर मुझे समझ नहीं आया, आप फिर से एक बार बता दीजिए। देखो, मुझे ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है आई वन अपॉन में आई टू, मान लो ये एक्सप्रेशन एक्स हो जाता है, मान लो लेट दिस एक्सप्रेशन बी एक्स, तो यहां मैं उसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर मान लो मैं यहाँ आई टू से डिवाइड कर देता हूँ, मान लो अगर मैं यहाँ आई टू से डिवाइड कर देता हूँ, तो अंडर रूट आई वन और अपॉन में आई टू कोई एक्सप्रेशन नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि सब जगह स्क्वायर रूट लगी है, तो अगर मुझे डिवाइड भी करना है तो स्क्वायर रूट वाली चीज से ही डिवाइड करना है, और मुझे डिवाइड किसे किससे करना है, वन को टू से करना है, इसलिए मैं आई टू का अंडर रूट यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, अगर मैं डिवाइड करता हूँ, अंडर रूट ऑफ आई वन अपॉन आई टू प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ आई वन माइनस आई टू माइनस वन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू। यहां तक ये बात क्लियर हो गई। अंडर रूट आई वन अपॉन आई टू हमने इसे x माना है, तो x अंडर रूट एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू रूट टू। वन की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, a2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, a1 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, a2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम ये निकालो, बहुत आसान है, 5 मिनट अपने आप करने की कोशिश करो, फिर मैं करता हूँ। मैं 2 सेकंड का गैप लूंगा और 2 सेकंड पे मैं करना शुरू करूंगा, 1 एंड 2। लेट अस स्टार्ट। फॉर्मूला लिखो पहले, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब एक और फॉर्मूला है क्या, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, याद आ गया होगा, ए स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब यहाँ पर क्या है, आई वन का अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ आई वन क्या हो जाएगा, ए वन, ऐसी अंडर रूट ऑफ आई टू क्या हो जाएगा आपका, ए टू। ये यहाँ पर लिखकर छोड़ दो,
A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन में A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, तो 5 प्लस 1 होल स्क्वायर, नीचे 5 माइनस 1 होल स्क्वायर। 5 प्लस 1 6, 36, 5 माइनस 1 4, 16। इज दैट क्लियर? 36/16। चाहो तो अपने आप आंसर भी निकाल लेंगे कि 4 दिन 36, 4 चौक 16, 9/4 की रेशियो आ जाएगी। यहाँ तक ये बात क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये तुम्हारे को डायरेक्टली पाथ डिफरेंस निकालना सिखाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है तुम्हारे पास दो सोर्स है S1 एंड S2, मोनोक्रोमेटिक है, ठीक है, और उनकी वेवलेंथ जो है, जो वो यूज कर रहे हैं, वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, मतलब दोनों की वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है। ये बात क्लियर है? अब तुम सोच रहे होंगे भाई मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या बोल दिया? मोनो मतलब सिंगल, सेम। इज दैट क्लियर? ऐसे दो सोर्स जिनकी वेवलेंथ सेम हो, बस अभी के लिए ये मानकर चलो, ठीक है। तो दोनों मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। YDSE जब पढ़ोगे तो मैं ये सारी डेफिनेशंस बता दूंगा। दोनों की वेवलेंथ लैम्डा है। हमसे एक क्वेश्चन कहा गया कि तुम्हारे पास एक डिटेक्टर है, मान लो ये डिटेक्टर है, ये इस लाइन पर मूव कर सकता है, SP की लाइन पर मूव कर सकता है। ये P पॉइंट वही, ऐसा नहीं कि ये फिक्स कर रखा है, ये मूवेबल पॉइंट है। थोड़ी देर बाद ये ऐसा आ जाए, यहाँ पर आ जाएगा, ये P पॉइंट हो गया, फिर ये यहाँ आ जाएगा, ये P पॉइंट हो गया, ये यहाँ चला जाएगा, ये P पॉइंट हो गया, कहीं दूर चला जाएगा, ये P पॉइंट हो गया। तो ये मूवेबल है। जहाँ पर आप डिटेक्टर रखोगे वहाँ पर आपको डिटेक्ट हो जाएगा मैक्सिमा है या मिनिमा है। आपसे ये कहा गया कि व्हाट वुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम पाथ डिफरेंस। जो पाथ डिफरेंस आप निकालें, पाथ डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा पता है ना? पाथ डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P। भाई यही तो होगा। अगर मान लो मैं कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लूँ तो S2P में से S1P को मैं घटा दूँ। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अगर कोई तुम्हारी वेव है, यहाँ से यहाँ आने में उसने क्या पाथ लेंथ कवर करी, यहाँ पहले सोर्स से यहाँ जाने में कितनी पाथ लेंथ कवर करी, उसका डिफरेंस, पाथ लेंथ का डिफरेंस है ना। अब S2P माइनस S1P। अब पहली बात है, तुम सोच रहे होंगे फटाफट से, यार अरे क्या मजेदार बात बोल दी सर ने। ये रहे मेरे पास फॉर्मूले, ये रहे फॉर्मूले मेरे पास। ये रहा सर मैक्सिमा का फॉर्मूला, लैम्डा वगैरह सब कुछ मुझे गिवन है ही। इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। मेरा आंसर आ गया सर। हाँ आ गया, मना नहीं है, सही है, कुछ गलत नहीं है। सब कुछ तुमने फॉर्मूले के दायरे में अगर कराया है, सब कुछ कंसेप्ट के हिसाब से कराया है, तब भी मैं कह रहा हूँ गलत है। तुम कहोगे कैसे सर? मैं कहूँगा भाई एक बात बता, तू कौन सा इवन नंबर लेने वाला है? 2, 4, 6, 8, कौन से वाला है ना? ऑड नंबर में तू कौन सा ऑड नंबर लेने वाला है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, कौन सा? फंस गए वहां पर। अब तुम कहोगे अरे सर 2 ले लूंगा, है ना, 2 ले लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैंने कहा यार 2 भी क्यों लेना भाई, 0 लेना, 0 तो और पहले पड़ेगा। हाँ सर 0 ले लूंगा, तो 0 लिया तो यहाँ आंसर 0 आ गया। भाई देखो, व्यक्ति ने आंसर कितना ले आया? 0 ले आया। यहाँ पर 1 लिया तो आंसर कितना आ गया? लैम्डा बाय 2 लिया। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर में तो हम 0 को भी कंसिडर आउट कर रहे थे। 0, 2, 4, 6, 8 सब चल रहा था, याद आया? पाई की वैल्यू जब हम निकाल रहे थे तो 0 भी होगा उसमें, क्योंकि 0 यहाँ पर इंक्लूडेड होता है। तो यार मैक्सिमा तो 0 आ रहा है और मिनिमम लैम्डा बाय 2 आ रही है, ये कैसे विडंबना हो गई भाई, है ना? फिर तुम कहोगे नहीं नहीं सर, अब मैं 2 लूंगा। 2 लेने से क्या होगा सर? यहाँ पर आंसर लैम्डा आ जाएगा और यहाँ पर आंसर लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। अच्छा एक बात खुद सोचो, क्या मैंने ये चीज़ नहीं बता रखी, जिस टाइम तुम बायस हो गए उस टाइम तुमने आंसर ही गलत निकाल दिया। तो अब आंसर करें तो कैसे करें? देखो ये क्वेश्चन जो है ये डिसाइड इसलिए करा गया ताकि तुम ज्योमेट्री ऑफ द क्वेश्चन देखकर आंसर निकालो कि ज्योमेट्री क्या कह रही है, क्वेश्चन की ज्योमेट्री क्या कह रही है। ये बात समझे? उसने कहा पहला हम मिनिमम निकालते हैं, डेल्टा एक्स मिनिमम करना है तुम्हारे को। इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा मत सोचा करो, मैंने पहले ही बोल रखा है, ये कोई जेई एडवांस का एग्जाम नहीं है या जेई मेन का एग्जाम नहीं है, इतना लंबा सोचना ही नहीं हमें। पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म करूँ सच दैट मेरा आंसर मिनिमम हो जाए। अगर तुम्हारे पास दो नंबर दे दूं मैं, नंबर 1 माइनस नंबर 2, अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूं तो मिनिमम आंसर क्या आता है? हमेशा 0 आता ही नहीं आता, खत्म आंसर 0। अच्छा अब तुम कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, फिजिकली कैसे पॉसिबल है ना? मन में आ रहा होगा अरे फिजिकली कैसे पॉसिबल है, ये बंदा तो कुछ भी प्रूव करे जा रहा है। फिजिकली पॉसिबल है। तुम अपने डिटेक्टर को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लेकर चले जाओ। याद है तुमने एक चीज करी थी, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट था, है ना?
एक करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट था, तो जो हमने यहाँ पर एंगल्स ले रखे थे अल्फा और बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, ये 90 डिग्री ले लिया था। कितना ले लिया था? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या था, ये ऐसे परपेंडिकुलर हो गई थी ये दोनों लाइनें। क्या हो गई थी ये दोनों लाइनें? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री 90 डिग्री पर, बीटा भी और एंगल अल्फा भी। तो अगर यार तुम जितना दूर जाते जाओगे उतना ये एंगल बढ़ता जाएगा। ये वाला एंगल देख रहे हो S2, ये वाली लाइन, इसका एंगल बढ़ता जाएगा जितने दूर तुम जाते जाओगे। एक समय ऐसा आएगा जब S1P और S2P आपस में पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल होने के कारण S2P जितना होगा उतना ही S1P होगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर तुम यहां पर निकालना चाहते हो डेल्टा एक्स मैक्सिमम, और बिल्कुल कॉमन सेंस से करना आंसर, फॉर्मूला नहीं, डेल्टा एक्स मैक्सिमम, तुम्हें इस नंबर को मैक्सिमाइज करना है। तो जितने भी अच्छे बच्चे होंगे वो कहेंगे सर नंबर को अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मैं इसको 0 कर दूंगा, है ना भाई। नंबर 1 माइनस नंबर 2 अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मैं नंबर 2 0 ले लूंगा। ये कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसमें से कुछ भी माइनस ना करो तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर निकल कर आ सकता है ना। अब तुम सोच रहे होंगे यार मैं 0 करूं तो कैसे करूं? बहुत आसान है, डिटेक्टर मूवेबल है। तुम अगर डिटेक्टर को उठाकर यहां रख रहे हो, खुद सोचो, तुमने S1P को 0 कर दिया, उसका मतलब क्या है, तुमने डिटेक्टर को उठाकर S1 के बिल्कुल यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया S1 के, कि भाई डिटेक्टर जहाँ से S1 की रेज निकल रही है वहीं पर डिटेक्टर प्लेस्ड है। तो S2 से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो D हो गया, लेकिन S1P कितना हो गया? 0। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस S2P कितना हो जाएगा? D। मैं अगेन, तुमने डिटेक्टर यहाँ रख दिया तो S2P कितना हो गया? D, और S1P कितना हो गया? 0। तो आंसर कितना आ जाएगा? D, और D की वैल्यू क्या है? 10⁻⁴ मीटर, जो कि तुम्हारा डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम निकल कर आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था। मेरे पास और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन वो मैं किसी और वीडियो में डालूंगा, इस वाली में नहीं। ये बहुत ही बेसिक वीडियो है, क्रिस्प वीडियो है, ताकि आप लोग इसे समझ पाए। नेक्स्ट हमारा YDSE है, वो हम YDSE करेंगे।